रिकॉर्डिंग अच्छा जी। सो प्रीवियस क्लास में हमने सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी अगर एक रिसर्च क्वेश्चंस हम उठाते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यू हैव टू रिमेंबर द 4 एस्पेक्ट्स। द फर्स्ट वन एज व्हाट, द सिग्निफिकेंस, यानी जो क्वेश्चंस आप उठाते हो जिसके ऊपर आप रिसर्च करते हो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया था दैट इज कॉल्ड रिसर्चेबिलिटी, कि ये जो रिसर्च क्वेश्चंस आप उठाते हो क्या इसके ऊपर आपको डाटा मिल सकती है कि नहीं। थर्ड वन जो मैंने आप लोगों को बताया था दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी, ठीक है, कि मतलब आप इसको एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, डेटा कलेक्शन वगैरह वो डिटेल मैंने भी आप। एक्सक्यूज मी सर, यस यस सर स्क्रीन नहीं आ रही स्लाइड्स। ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर। अभी क्लियर है सर वेटिंग में रहे। जी, हो गया, स्क्रीन शेयर हो गया कि नहीं। नहीं सर हो रहा है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। खैर नेट का इशू है, अभी हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद जी सर। 4 जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को 4th पॉइंट बताया था वो ये था कि जो रिसर्चर जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है इसमें इसका इंटरेस्ट है कि नहीं। सो 4 पॉइंट्स थी जिसके ऊपर आप जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चंस उठाते हो तो आपने इस 4 पॉइंट्स के ऊपर ही काम करना है। नाउ फिर इसके बाद हमने पर्पस स्टेटमेंट वगैरह वो भी डिस्कस की थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट एस्पेक्ट दैट इज कॉल्ड द गाइडलाइंस ऑफ क्रिटिकिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेट सपोज अगर हम एक प्रॉब्लम हमने उठाया, ठीक है, तो बीइंग अ रिसर्चर एक पर्सपेक्टिव पे उसको देखते हैं, इसका व्यू अलग होते हैं बनिस्बत दूसरे रिसर्चर की। इसमें कुछ चीजें होती है कि दैट शुड बी क्रिटिकेबल। क्रिटिक किसको कहते हैं, ठीक है। क्रिटिक का मतलब ये होते हैं ना कि जब हम एक आर्टिकल्स या एक रिसर्च उठा देते हैं और इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। याद रखिए कि क्रिटिक का मतलब ये नहीं है कि हम हर एक चीज को निगेटिवली क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसिज्म सिर्फ हम रिसर्च में ही नहीं करते, हमने दोनों एस्पेक्ट्स को देखना है। यानी अगर जिसने पॉजिटिव चीज की है, जिसने मतलब जो एडवांटेजेस लिखा है, आपने एडवांटेजेस भी बयान करना है, और जो इसमें कमी है, डिसएडवांटेजेस है, या जो नॉर्मल से हटकर कुछ किए हैं तो आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। सो आप लोग को मैं एक कानून बता रहा हूँ कि याद रखिए, नेवर एवर जंप ऑन समथिंग डायरेक्टली टू बी एट नेगेटिव पॉइंट। यानी आप डायरेक्टली किसी को नेगेटिव कैटेगराइज मत किया करें कि जी आप तो इस तरह हो, आप तो इस तरह नहीं। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया कि जब आप एक क्वेश्चंस करते हो ना, क्वेश्चंस भी करते हो, क्वेश्चंस करने का भी एक तरीका होता है। आप पहले पेशेंट है या वूजिवर लेक्चरर है, आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, फिर उसको अप्रिशिएट करें कि मतलब आपने ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया, हमें बहुत समझ आया, लेकिन ये जो नेक्स्ट स्टेप आपने किए ना वो हमें समझ नहीं आया, और ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे हम क्लियर नहीं है। तो काइंडली अगर आप उसको एलेबोरेट करें तो इट विल बी बेटर। तो इसी तरीके से हम क्रिटिक जो करते हैं ना, कि ठीक है इसने जो रिसर्च प्रॉब्लम या स्टेटमेंट उठाई है तो इसमें ये चीज़ इसने की है, लेकिन ये वाला चीज़ इसने मिस की है, तो बंदा इसको फिर डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप एक एफर्ट्स करी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगी हुई, आप एक चीज लेके आ जाओ, मैं आपको डायरेक्ट कहूँ कि नहीं आपने तो ये चीज नहीं की, तो आपके दिल पे यही गुजरेगा कि सर मैंने जो की है आपने इसका मुझे क्या आउटपुट दिया, वो तो भी आउटपुट होना चाहिए ना। सो दैट इज वाई जब भी आप क्लास में टीचर से भी क्वेश्चंस करते हो, पहले टीचर को मोटिवेट करें, ताकि टीचर्स को ये ना हो कि यार मैंने जो आधा क्लास पढ़ा है इस ये समझ नहीं आया, और ये पॉइंट्स अगर उसको क्लियर नहीं है तो वो सारा पॉइंट इसके ऊपर निकालते हैं। सो आप लोग जब भी क्वेश्चंस करते हो, क्रिटिक करते हो, मैं ये नहीं कहता, क्रिटिक इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। जब आप क्रिटिक करते हो ना तो तब आप सीख सकते हो, अगर क्रिटिक नहीं कर सकते हो सो यू विल नेवर एवर लर्न एनीथिंग। लेकिन क्रिटिक्स करने का तरीका होता है। तो हम आगे इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हर एक स्टेप के ऊपर आपने किस तरह क्रिटिक करना है। So guidelines of critiquing the problem statement. So does the research report clearly represent the research problem, or does the problem have to be inferred?
यानी जो प्रॉब्लम इसने उठाए हैं, क्या ये प्रॉब्लम वाकई रिसर्च प्रॉब्लम है कि नहीं, या रिसर्चेबल है कि नहीं। तो मैंने जो 4 पॉइंट्स बताई है, आप उस 4 पॉइंट्स के अंदर देख लें कि लेट सपोज ये जो रिसर्च पॉइंट उसने उठाई है, क्या ये सिग्निफिकेंट है इसकी मतलब प्रोफेशन के लिए, या जो जिस बॉडी के लिए ये कर रहे हैं, क्या ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इंटरेस्ट है इसमें कि नहीं। Was the problem statement introduced promptly? Was it placed in logical and easy to find location? ठीक है, आप उसको इजीली लोकलाइज कर सकते हो, इसका मतलब ये कि आप इजीली इसमें डेटा कलेक्ट कर सकते हो कि नहीं। Is the problem statement clearly and concisely articulated? Is the problem statement worded objectively? यानी ये तो नहीं है ना कि आप अपनी तरफ से मतलब एक स्टेटमेंट बनाओ, नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट बनाओ कि जब आप इसके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, एंड योर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी सिमिलर। यानी ऑब्जेक्टिव इस तरह होना चाहिए ताकि आपका जो रिसर्च क्वेश्चंस है वो डिफाइन करे। सो क्या ये जो दोनों उसने उठाई, ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, टॉपिक कुछ और है और ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ठीक है। Has the researcher appropriately delimited the scope of the problem, or is the problem too big or complex for a single investigation? अगर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एक टाइम पे आप कहते हो कि मैं देखता हूँ कि जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और बाकी ड्रग्स भी यूज करते हैं, तो उसकी लाइफस्टाइल पे, इसकी सराउंडिंग के, इसकी फिजियोलॉजिकल बॉडी फिजिक्स पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। बीइंग अ रिसर्चर, एक पॉइंट पे ये सारी चीजें कवर करना इट इज टू मच डिफिकल्ट। सो आपने करना क्या है कि आप उसकी एक एस्पेक्ट उठाएं, एक एस्पेक्ट उठाएं और इसके आउटकम देखें। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि जो रिसर्चर जिसने जो प्रॉब्लम उठाए है, क्या उसने वो प्रॉब्लम नैरो डाउन की है कि नहीं। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जब हम रिसर्च प्रॉब्लम उठाते हैं तो वो एक ब्रॉड व्यू हम लेते हैं, ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेते हैं, लेकिन हम फिर उसको नैरो डाउन करते हैं और सिंगल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं फिर, ताकि जितना हमारे पास वेरिएबल्स कम होते हैं हम उसको इजीली कंपेयर एंड कोरिलेट कर सकते हैं। या जो हमारे पास अगर क्वालिटेटिव स्टडी है तो जितना भी हमारे पास जो फिनोमिनास है या कंसेप्ट्स है वो कम होते हैं, तो हम इजीली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और इस बेस पे फिर हम जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज कर सकते हैं, ठीक है। सो लिहाजा आपने टॉपिक जो है ब्रॉड लेना है, लेकिन आपने उसको नैरो डाउन करना है ताकि एक इन्वेस्टिगेटर एक टाइम पे उस पर काम करे। क्योंकि इसमें मैंने 2 चीजें आपको बताई थी, एक तो होती है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट और एक आपके होते हैं टाइम ड्यूरेशन। अब अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी के सीईओ एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो जाहिर बात है सीईओ के पास पैसे भी ज्यादा होते हैं, इसके पास टाइम भी ज्यादा होते हैं, तो वो अगर एक टाइम पे मल्टीपल वेरिएबल्स देखते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एकेडमिक बेस पे देखें तो हमारी मतलब फाइनेंशियल भी इतना वो स्ट्रांग नहीं होते हैं। फिर दूसरी बात ये कि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होते हैं, तो आपने कम ड्यूरेशन में ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करना है ताकि आप उसको फिर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है। सो डज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली आइडेंटिफाई द रिसर्च वेरिएबल्स। अब लेट्स सपोज उसने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, क्या ये रिसर्च वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं। इस तरह के फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं ना, तो उसमें प्री एंड पोस्ट तो आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स उठाते हो। इस तरह की मेरा एक स्टडी था, ठीक है, कि द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लेन टीचिंग सेशन रिगार्डिंग ट्रैकियोटोमी सेक्शन। तो इफेक्टिवनेस ऑफ प्लेन टीचिंग सेशंस, ठीक है। सो ये वेरिएबल्स है हमारे पास, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। लेकिन जो ट्रैकियोटोमी सेक्शन है, ठीक है, ट्रैकियोटोमी सेक्शन दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है हम इसमें इफेक्टिविटी ले आई, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रैकियोटोमी सेक्शन है इसमें चेंज आएगा। सो आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम दी है, जो स्टेटमेंट दी है, क्या इस स्टेटमेंट के साथ आपका जो वेरिएबल्स है कोरिलेट कर सकती है कि नहीं, आपका वेरिएबल्स डिफाइन है कि नहीं, ठीक है। तो जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर क्रिटिक करते हैं तो आपने 4 वही पॉइंट्स, यानी जो सिग्निफिकेंस, इंटरेस्ट, फिजिबिलिटी, रिसर्चेबिलिटी, वो भी देखना है, और साथ में आपने ये भी चीज देखना है कि इसका जो वेरिएबल्स है वो स्पेसिफाइड है, आइडेंटिफाइड है कि नहीं। That's the justifiable
does it flow from prior scientific information or relevant theory? अब चूंकि मैंने आप लोग को 2 पॉइंट्स बताए थे पहली क्लास में कि जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च देखते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम हमेशा एक थ्योरी या कोई एक्सपोजर लेते हैं, उस पे हम जाते हैं कि ठीक है, जिस तरह कि मैंने आपको बिहेवियरिज्म थ्योरी का बताया था, तो आपने इसको भी देखना है कि इसने जो टॉपिक उठाए हैं ये कौन सी एरिया को कवर कर देते हैं, ठीक है, कौन से रेलेवेंट थ्योरी के साथ है। Does the problem have significance? ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। Can the research problem be adequately addressed through the collection of empirical data? इस तरह की मैंने accessibility की बात की। Did the researcher appear to consider such practical issues in time, facilities and resources during a information? यानी ये भी है कि लेट्स सपोज आप तो सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप डेटा कलेक्शन या जो एक्सेसिबिलिटी है, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है, क्या आप ये मिल सकती है कि नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी ने दिए है, आप सबसे पहले इसकी ये क्रिटिक करें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि आप जो टॉपिक कर रहे हो तो आपके प्रोफेशन को ये क्या फायदा दे सकते हैं, ठीक है, इसका आउटकम। फिर आप रिसर्च देखेंगे कि क्या इसको आप एक्सेस कर सकते हो कि नहीं। थर्ड वन जो है आप उसको देखो कि इसमें फिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, मतलब आप जब डेटा कलेक्शन करते हो तो डेटा कलेक्शन में या रिसोर्सेज मनी सारी चीजें, लेबोरेटरी अगर जरूरत है तो स्पेशली अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, और इसके बाद लास्ट में आप इसके इंटरेस्ट। तो अगर ये 4 चीजें क्लियर कर सकते हैं सो योर रिसर्च प्रॉब्लम इज गुड एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर। अच्छा, differentiate the research problem from the research purpose। एक होते हैं ना रिसर्च पर्पस, जिस तरह के हम कहते हैं कि the aim of our study is द या the purpose of this study। रिसर्च प्रॉब्लम जो होते हैं ये एक अननोन एंड कंफ्यूजन या एक ट्रबलिंग सिचुएशन होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है क्वेश्चन, अगर ये पता हो तो फिर हम ये क्यों उठाते, फिर तो मसला नहीं है। लेकिन असल में ये एक कंफ्यूजन परप्लेक्सिटी होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं कि आप उस ट्रबल्स कंडीशन को या जो हेक्टिक सिचुएशन है आपने उसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें प्री इक्लेम्शिया या इक्लेम्शिया जो है is the second leading cause of maternal mortality worldwide। So ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है कि जब इक्लेम्शिया होते हैं या प्री इक्लेम्शिया होते हैं तो इज द सेकंड कॉज ऑफ मोर्टेलिटी। सो अब ये एक प्रॉब्लम है और ये कंफ्यूजन भी है, एक ट्रबल भी है, ठीक है, तो लिहाजा हम उसको इस तरह इजीली नहीं ले सकते। लेकिन जो रिसर्च पर्पस होते हैं, रिसर्च पर्पस वो कंसाइज स्टेटमेंट होते हैं। गोल ऑफ द स्टडी आपको क्लियर बता देते कि हमारा जो रिसर्च पर्पस है वो ये कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर, ठीक है, लोगों की नॉलेज या लोगों के साइकोलॉजिकल सोशल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हम देखना चाहते हैं, या हम लोगों के डेली लिविंग देखना चाहते हैं। तो इसमें मतलब कंफ्यूजन नहीं होते हैं, आपका रिसर्च पर्पस क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो रिसर्च प्रॉब्लम होते हैं वो कन्फ्लेक्टिबल होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आपने उसको सॉर्ट आउट करना है। सो अ समरी ऑफ द गोल ऑफ द स्टडी। जब आप रिसर्च पर्पस की बात करते हो ना, वो एक क्या कहते हैं कि जो लास्ट हवाला होते हैं जो सारी चीजों को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। रिसर्चर माइट आल्सो आइडेंटिफाई सेवरल रिसर्च एम और ऑब्जेक्टिव्स। सो फिर इसमें रिसर्चर जो होते हैं ये हर एक स्टडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर फोकस करते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव स्टडी में या वन ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं या टू ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन क्वालिटेटिव में हम वन ऑब्जेक्टिव भी कवर कर ले तो दैट इज एनफ, ठीक है। सो ये नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव 5 ले ले लेकिन जब बाद में आप काम करते हो तो एक के ऊपर काम करते हो, बाकी ऑब्जेक्टिव्स आपका रह जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सेलेक्टिविटी आप इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि आपने सेलेक्टिव किस तरह करना है, ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन कैसे करना है और कितना लेना है कौन कौन सी स्टडी में। फॉर एग्जांपल अगर हम रिसर्च पर्पस की बात करें तो देखिए प्रेगनेंसी केयर नेटवर्क और प्रेग्नेंट वुमेन, द पर्पस ऑफ दिस स्टडी वाज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल preeclampsia, eclampsia and reduce the maternal mortality rate, ठीक है। सो अब ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चंस है ये पर्पस क्लियर आइडेंटिफाइड हो चुका है पहले। वो जो था कि अगर हम कहें कि eclampsia and preeclampsia is one of the second
मोस्ट डेंजरस काज ऑफ डेथ, द सेकंड काज ऑफ डेथ जो है वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। तो वो एक रिसर्च प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम पर्पस की बात करें तो हमारा पर्पस में अब ये क्या है कि लेट सपोज वी आर गोइंग टू प्रिवेंट, वी आर गोइंग टू कंट्रोल। तो अब आपने इसको कंट्रोल करना है, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे, मेडिकेशन के जरिए या लाइफस्टाइल के जरिए? तो अब फिर भी अंदर एक अनदर टॉपिक है, लेकिन मेरा यहाँ पे पर्पस यही है, मकसद है आप लोगों को समझाने का। जब हम रिसर्च पर्पस लेते हैं तो रिसर्च पर्पस क्लियर, कंसाइज, टू द पॉइंट एंड इट शुड रेप्लिकेटिव स्टडी, ये होना चाहिए। और जब आप रिसर्च स्टेटमेंट देते हो या क्वेश्चंस बनाते हो, तो रिसर्च क्वेश्चंस में ये होते हैं, उसमें भी आपने 4 पॉइंट्स उठाना है वो सारे, लेकिन इट शुड बी इट शुड बी यू नो व्हाट वी कैन से अ ट्रबलिंग कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि उसको बहुत ही कम लोग अच्छा जी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि हम एक रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फार्मुलेट करें, हाउ टू डेवलप, हाउ टू फार्मुलेट प्रॉब्लम। Formulate a research problem and purpose of the study. Example of research topic are adolescent, smoking, ठीक है, patient compliance, coping with disability and pain management। अब आप देखिए, एक टॉपिक के अंदर 4-5 एस्पेक्ट्स हैं, एडोलेसेंट स्मोकिंग, पेशेंट कंप्लायंस, कोपिंग विद डिसेबिलिटी एंड पेन मैनेजमेंट। अब आप अगर रिसर्च प्रॉब्लम उठाते हो और एक रिसर्च में आप ये सर सारी जी। चीजें उठाते हो, you are unable to cover within each of these broad topic। आपने क्या करना है, मेनी पोटेंशियल रिसर्च प्रॉब्लम उठाना है। अब अगर हम देखें कि ऑफ स्मोकिंग ऑन द एडोलेसेंट डेली लिविंग या लाइफस्टाइल, ठीक है, या पेशेंट कंप्लायंस के ऊपर अगर हम देखें, या अगर एक पेशेंट है वो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, और वो डिसेबिलिटी के साथ हैं, तो वो ये कैसे अपना लाइफ स्टाइल सर्वाइव करते हैं, ठीक है, कंट्रोल कैसे करते हैं, तो पेन मैनेजमेंट, ये सारी जो चीजें होते हैं ना, हर एक आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जब सिचुएशन में होते हैं तो जाके स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। तो एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन जब आप रिसर्च प्रॉब्लम इससे उठाते हैं तो आपने इसको नैरो डाउन करना है, आपने इसको कम लेना है, ताकि आप इसको फिर वेरिएबल जस्टिफाई करें। रिसर्च प्रॉब्लम इज एनिग्मेटिक, यानी कंफ्यूजन, परप्लेक्सिस और परप्लेक्सिंग और ट्रबलिंग क्वेश्चंस होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम विद इन अ ब्रॉड टॉपिक एरिया। द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू कंट्रीब्यूट टू, यानी जो हम एक्सक्यूज मी सर। पर्पस बनाते हैं, ये माइक ऑफ करें। सर जी काइंडली नाहिरा को उसको भी कहे कि वे स्पीकर ऑफ कर ले। अच्छा जी। सो जब हम रिसर्च प्रॉब्लम उठाते हैं ना, तो रिसर्च प्रॉब्लम एक ब्रॉड स्टेटमेंट होते हैं, हम उसको नैरो डाउन करके एक सिंगल वेरिएबल या 2-3 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन फिर जब रिसर्च पर्पस हम देखते हैं, तो रिसर्च पर्पस इसलिए हम करते हैं कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, ठीक है। सो आपने सोल्यूशन में रिसर्च पर्पस यही होते हैं, बाय अक्युमुलेटिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब आप सोल्यूशन किस तरह निकालते हो, सो यू हैव टू सर्च आउट some specific related information. A problem statement articulate the problem to be addressed and indicate the need for a study। यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यही चीज होते हैं कि वो इस स्टडी को हाईलाइट करे, यानी एक इशू को हाईलाइट करे, ताकि इसके ऊपर आप स्टडी करें और इसका हल निकालें, ठीक है। लेकिन जो रिसर्च पर्पस होते हैं वो क्लियर कंसाइज होते हैं, वो इसमें होते हैं कि आप जब इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाते तो आप कह सकते हो कि इस इंफॉर्मेशन की मदद से मैं इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से हल करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी
फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, अब हम एक और पॉइंट्स में आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग जहन में याद रखें गौर से। जब भी आप रिसर्च टॉपिक उठाते हो, तो रिसर्च जब हम टॉपिक उठाते हैं तो इसके लिए फिर हम ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों की रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च टॉपिक सेम ना हो तो फिर आप लोग के ऊपर मतलब ये स्टडी पे सेलेक्ट नहीं हो सकते। सो इट शुड बी कि आप लोगों का रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है ये इस तरह होना चाहिए ताकि ये आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करें। Research objectives declarative statement होते हैं that identify the specific accomplishment the researcher hope to achieve। यानी एक स्पेसिफिक डिक्लेरेशंस होते हैं कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जो रिसर्च प्रॉब्लम होते हैं हम उस रिसर्च प्रॉब्लम को अचीव करें या इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल द वुमेन्स व्यूज ऑन हैंडलिंग एंड मैनेजिंग देयर ब्रेस्ट कैंसर इन पाकिस्तान। अब ये एक टॉपिक है, इसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव्स बना रहा हूँ। So the objective of this study was to examine, to analyze the experiences of a women and their perceptions on handling and managing the breast cancer. So जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो तो ऑब्जेक्टिव्स में फिर मुख्तलिफ एक्शन वर्ड्स आप यूज करें, एक्शन वर्ब यूज करें, ठीक है। फिर आगे हम इसको स्पेसिफिक रिफाइन भी करेंगे कि जब आप क्वांटिटेटिव स्टडी में ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो तो क्वांटिटेटिव स्टडी में डिटरमिन, टू फाइंड आउट, टू एनालाइज, ठीक है, ये आप इस तरह की एक्शन वर्ब यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप क्वालिटेटिव स्टडी में करते हो तो फिर हम इसमें एक्सप्लोरेशन, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, ये वाला चीज हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। ये तो जब हम एक स्टडी पे जाते हैं तो आप लोगों को फिर समझ आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऐसे होना चाहिए कि जो आपकी कंसर्न रिसर्च प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली स्टेटमेंट दे दे। अच्छा, a good research question is essential to guide your research paper, project or thesis. It pinpoints exactly what you want to find out and give your work a clear focus and purpose. रिसर्च क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें होना चाहिए? फोकस ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम, जाहिर बात है एक टाइम पे मतलब जो रिसर्च क्वेश्चन है एक प्रॉब्लम को उठा देते हैं। रिसर्चेबल यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब है कि लिटरेचर रिव्यू। feasible to answer within the time frame and practical constraint जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की। specific enough to answer thoroughly, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया। and relevant to your field of study in our society more broadly, ठीक है, जो सिग्निफिकेंस में मैंने आप लोगों को बताया सारी चीजें। अच्छा, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस। द रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चंस आर द स्पेसिफिक क्वेरीज रिसर्चर वांट टू आंसर इन एड्रेसिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं? एक मतलब एक स्पेसिफिक क्वेरीज हैं जिसमें जो लोग जहाँ पे काम करते हैं, जिनका एक्सपोजर्स होते हैं, जिनका एक्सपर्टीज होते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे ये इशू है, वो इशू हाईलाइट करते हैं। तो इशू सिर्फ हाईलाइट नहीं करना है, इसका रिजोल्यूशन निकालना है, इसका आंसर निकालना है, इसका उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चन में बेसिकली क्या होते हैं कि स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं या क्वेरी होते हैं एक प्रॉब्लम की। Interrogative statement that focus on what variables or concepts are to be described and what relationship might exist among them. इसमें क्या होता है कि रिसर्च क्वेश्चंस में मतलब या तो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं या अगर क्वालिटेटिव स्टडी है तो कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या और इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या है। सो हम ये भी फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वालिटेटिव स्टडी में हमेशा हम कॉन्सेप्ट्स को मतलब डिफाइन करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव स्टडी होते हैं ना तो फिर हम उसमें वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं प्लस उनके बीच में रिलेशनशिप मालूम करते हैं कि एक अगर ज्यादा है तो इसका ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका क्या इफेक्ट रहेगा, ठीक है। सो इसमें हम ये चीज इंटरोगेट करते हैं। Research question guide type of data to be collected in a study for researcher who make specific prediction regarding answer to the research question. So research question जो है, ठीक है,
इसमें क्या होता है कि मतलब जब आप रिसर्च प्रॉब्लम्स उठाते हो तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली एक आंसर्स आते हैं कि मैंने इस चीज को एक्सप्लोर करना है ताकि हम इस इशू को सॉल्व करें। जिस तरह की मैं आप लोगों को एक अप्लाइड रिसर्च की बात करूं, तो जब हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं तो अप्लाइड रिसर्च में ये होता है कि लेट्स सपोज एक बिजनेस इंस्टीट्यूट है या कोई कंपनी है, ये सडनली इसका जो कारोबार है इसमें लॉस आना शुरू हो गया, ठीक है। सो जो लोग रिसर्चर उनके साथ होते हैं वो उसके ऊपर स्टडी कंडक्ट करते हैं। सो उनके जहन में ऑटोमेटिकली कोई एस्पेक्ट्स होते हैं कि हमने कहीं पे गलती की है, उस गलती की वजह से मसला है, लेकिन उसने एक्सप्लोर करना है।